Hello everyone, welcome back to my channel Success Mantra by रिद्धि चंद्रा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप क्लास 10th एंड जिसमें इन द लास्ट क्लास आई वाज गिविंग यू द बैकग्राउंड दैट व्हाई यूरोपियन सोसाइटी वाज हैविंग a power conflict, or there was a conflict on the basis of the power and the territory expansion. And in the meanwhile all of this, there was a famous artist named as Friedrich Schiller who prepared a series of the paints, and he defined the world of Europe and America into the democracy, in the liberty, fraternity and all those values जो है उस पे वो फोकस करने लगा था. So then we talked about the timeline, and after the timeline I was going to start from the case study of France. So जितना भी नेशनलिज्म हम यूरोप में देखते हैं वो उसका जो जनक है या फिर उसका जेनेसिस है या बिगनिंग है वो हमें देखने को मिलता है फ्रांस से. एंड इट वाज द फर्स्ट टाइम द नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है एज अ एक सिस्टमैटिक अप्रोच में हमें देखने को मिलता है फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुआ. अगर आप में से कोई क्लास 9th का ये कॉन्सेप्ट भूल गया है फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है, सो अगेन गो बैक टू क्लास 9th और उसमें जाके आप एक बार अपने ब्रशअप कीजिए फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है कि 1789 में हुआ था, और इस टाइम पे हम देखते हैं कि कुछ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस जो है वो ऑब्जर्व करने को हमें मिला है फ्रांस के लोगों के बीच में, जिसमें से पहला है ला पैट्री. जो आइडिया है ला पैट्री का, जैसे फादरलैंड एंड ले सिटोइन सिटीजन. अब आप लोग बहुत कंफ्यूज होंगे, मैम क्या है ये ला पैट्री, ले सिटोइन, व्हाट इज ऑल दिस, एक दिमाग में आता है. सो जैसे इंडिया में हम लोग कैसे बोलते हैं भारत माता की जय, तो सिमिलरली इन द फ्रांस देयर वाज अ कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, एक कॉन्सेप्ट एक आइडियाज को लेके आया जाने लगा, जहां पे आप फादरलैंड मतलब कि आपका जो लैंड है, आपका जो कंट्री है, इट्स द पितृभूमि. फादरलैंड पितृभूमि, ठीक है, दैट मीन्स ला पैट्री इन फ्रेंच. एंड द सेकेंड इज ले सिटोइन, द सिटीजन, दैट इज द पीपल ऑफ दिस फादरलैंड. ओके, then we see that there is an emphasis on the notion of a united community. Whenever we talk about the nationalism itself means a we feeling, the belongingness, the shared values. ठीक है, ये shared values, हमारे कल्चर, हमारा ट्रेडिशन, हमारे रिचुअल्स, हमारा वर्शिप का तरीका, ये सब जब एक साथ आता है तब नेशनलिज्म का बॉर्न या फिर नेशनलिज्म का जो है बर्थ हम देखने को हमें मिलता है. तो यहाँ पे हम देख रहे थे फ्रांस में कौन कौन से आइडियाज ला पैट्री एंड ले सिटोइन पे फोकस किया गया, और उसी के साथ साथ कम्युनिटी की बात की गई, जहां पे इक्वल राइट्स सबको दिए जाने लगा. ठीक है, इक्वल राइट्स क्यों? क्योंकि कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, ऑल आर इक्वल अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन. जैसे अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अगर क्लास 9 का किसी को कॉन्सेप्ट याद होगा तो ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ. दिस इज द फेमस स्टेटमेंट. ओके, नेक्स्ट what happens, a new French tricolor flag was introduced. Okay, तो एक न्यू फ्रेंच ट्राइकलर फ्लैग जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया, और उसी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि स्टेट जनरल लेवल पे असेंबली हो रही है और नेशनल असेंबली जो है वो फॉर्म हो रही है. ठीक है गाइस, देन वील सी कि दिस वन. नाउ व्हाट हैपेंस कि न्यू हिम्स क्या होते हैं, जैसे कि हमारे पेट्रियोटिक सॉन्ग्स हो गए. जैसे अगर आप लोगों को याद होगा कि व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द 15th अगस्त और 26 जनवरी, सडनली ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, द लता मंगेशकर फेमस आइकॉनिक सॉन्ग. ओके, वो सबके घर में हम लोगों के बसता है. देन उसके बाद वंदे मातरम, जन गण मन, एकदम से अपने आप सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टुवर्ड्स द कंट्रीज अराइजेस, तो उसको हिम्स बोलते हैं. उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि ओथ्स भी लिए जाते हैं. जैसे ओथ्स होता है ना कि हम इस भारत देश के निवासी हैं, हम प्रतिज्ञा लेते हैं एंड ऑल दोस थिंग्स, तो उस पे फोकस किए जाने लगा. हिम्स पे फोकस किया जाने लगा, ओथ्स लिए जाने लगे. और जो मार्टियर्स थे, मार्टियर्स कौन होते हैं गाइस? मार्टियर्स वो लोग होते हैं जो वॉर के टाइम पर शहीद हो जाते हैं. ठीक है, उनको कोमेमोरेट, उनको याद करने लगे, उनको याद करा जाया गया, उनको याद किया जाने लगा. ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं फॉर एग्जाम्पल कि
हम देखते हैं कि जब भी 26 जनवरी होता है तो वी गिव सल्यूट, और एक पद्म भूषण, अगर आप लोग में से कोई भी चैनल वगैरह देखता है उस टाइम डीडी नेशनल वगैरह, तो आप देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑनरी, मतलब एक कहते हैं ना सम्मानित किए जाने वाले अवार्ड्स जो हैं वो लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, स्पेशली दी आर्मी पीपल। तो मार्टियर्स उनको कहते हैं जो अपनी जान को शहीद कर बैठे हैं देश के या फिर कंट्री के खातिर। उसके बाद हम देखते हैं सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आ गया। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का फायदा क्या है और सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता क्या है, ये दो चीजें ही आपको फोकस करने की जरूरत है। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का मतलब है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर हर चीज का फोकस कहां पे, आपका सेंटर पे। तो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पे हम देखते हैं कि सेंटर बहुत पावरफुल है, उसी के साथ वो जो सेंटर है वो कुछ लॉज को लाएगा, जैसे कि यूनिफॉर्म लॉज लाएगा जहां पे वो हर सिटीजन को अपने ही टेरिटरी में इक्वालिटी के साथ ट्रीट करेगा। उसके बाद हम देखते क्या हो रहा है, कस्टम ड्यूटीज आ रही हैं। कस्टम ड्यूटीज के साथ साथ हम देख रहे हैं कि कस्टम ड्यूटीज जो हैं उनको अबॉलिश किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक यूनिफॉर्म सिस्टम लाया जा रहा है इकोनॉमिक सेंस में भी। तो पहले क्या पॉलिटिकल सेंस में यूनिफॉर्म लॉज लाए गए, इकोनॉमिक सेंस में यूनिफॉर्म सिस्टम वेट्स एंड मेजर्स का लाया गया, और तीसरा क्या हो रहा है कल्चरल सेंस में कि डायलेक्ट्स जो होते हैं, लोकल लैंग्वेजेस, जैसे कि इंडिया में देयर आर सो मेनी लोकल लैंग्वेजेस। फॉर एग्जांपल जैसे बिहार के लोग भोजपुरी बोलते हैं, मैथिली बोलते हैं, ठीक है। व्हेन आई कम टू द यूपी, यूपी में भाषा जो है वो आपका ज्यादातर यूपी की लैंग्वेज अलग होती है, ठीक है। व्हेन आई टॉक अबाउट द झारखंड, झारखंड में एक लैंग्वेज है कोटा, खोट्टा बोलते हैं उसको, एक डायलेक्ट है वहां का लोकल लैंग्वेज, तो वो यूज होता है। सो माय पॉइंट इज कि जितने भी लोकल लैंग्वेजेस थे उनको डिस्करेज कर दिया गया, कहां पे, फ्रांस में, और जो फ्रेंच लैंग्वेज था उसको एक कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन की तरह यूज किया जाने लगा। ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज द नेपोलियनिक कोड। अब नेपोलियनिक कोड के बाद ही हम देखते हैं सारी उथल पुथल स्थिति परिस्थिति जो भी आप समझ सकते हैं वो हो चुका है यहाँ पे। तो नेपोलियनिक कोड की जब मैं बात कर रही हूँ तो नेपोलियन एक किंग है, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, छोटू सा मोटू टोटू सा, ठीक है। नाउ दिस नेपोलियन ही वाज जस्ट 2 फीट, 2 फीट समझ लो, 2 फुट का आदमी है ये, बट ही वाज अ वेरी पावरफुल मोनार्क। हाउ? सो ही केम टू द थ्रोन ऑफ द फ्रांस इन 1804, और आते ही तुरंत उसने अपना एक कोड लिया है, अपना एक लॉ लिया है, जिसको बोला गया क्या, नेपोलियनिक कोड और सिविल कोड ऑफ 1804। अब क्वेश्चन आ रहा है कि ये लॉ लाके इसने कौन सा बड़ा तीर मार दिया? भाई इसने तीर नहीं मारा, इसने कुछ अच्छे काम किए जो आज तक किसी भी किंग ने नहीं किए थे। तो उन अच्छे काम पे हम फोकस करते हैं, जैसे कि पहला है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्स ने सिंप्लीफाई किया, ठीक है, कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है मतलब कि कैसे आपको रूल करना है, कैसे रेगुलेशन करना है, कैसे गवर्नेंस करना है, इन सबको उसने सिंप्लीफाई कर दिया। और इसी के साथ साथ उसने क्या किया कि कुछ लॉ, कुछ सिस्टम होते थे जैसे कि फ्यूडल सिस्टम, जैसे कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझाऊं तो यू रिमेंबर जमींदारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम सबको याद होगा ना, व्हेन आई वाज टीचिंग यू नो नेशनलिज्म इन इंडिया। तो सिमिलरली वही जमींदारी सिस्टम जो है वो फ्यूडल सिस्टम बन जाता है यूरोप में, ठीक है। और फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर रहे हैं, पेजेंट्स को फ्री करना है सर्वडम से। सर्वडम इज इक्वल टू बेगारी, ठीक है। जो बेगार सर्विसेज होता है ना इंडिया में, उसी को यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं हम, सर्वडम बोल रहे हैं। और मेनोरियल ड्यूज को, मेनोरियल ड्यूज क्या होगा गाइस, टैक्सेस, ठीक है। इंडिया में टैक्सेस पे करते थे ना पेजेंट्स, किसको पे करते थे, ब्रिटिशर्स को। सिमिलरली यहाँ पे जो पेजेंट्स है वो मेनोरियल ड्यूज पे कर रहे हैं, और किसको पे करेंगे, अपने लैंडलॉर्ड्स को, ठीक है। इन सबको एबॉलिश कर दिया, किसने, हमारे इन महाशय जी ने, जिनका नाम है नेपोलियन बोनापार्टे। अब जितने भी गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस थे, मतलब कि कम्युनिटी ग्रुप के जो रिस्ट्रिक्शंस है कि मतलब आप इस कम्युनिटी में रिस्ट्रिक्टेड हैं, आप इस कम्युनिटी के बाहर नहीं जा सकते, उन सबको इसने रिमूव कर दिया, ठीक है। यहाँ थोड़ा स्पेलिंग एरर है, प्लीज बेयर विद मी, ओके। सो आप थोड़ा यहाँ पे सही कर लीजिएगा, इट्स REMOVED, थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया था फ्रॉम माय मिस्टेक, ओके। तो गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस जो है उनको हटा दिया गया। उसी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो रिमूव हुआ, एक न्यू फ्रीडम का इमर्जेंस हुआ,
ठीक है, एंड यहाँ पे भी सेम है गाइस, इट्स इमर्ज्ड, सो थोड़ा सा एरर है, सो प्लीज थोड़ा सा, इट्स EMERGED इमर्ज्ड, and here it's REMOVDE. Okay, I'll surely add this in the when I will be posting the video, I'll write this too also, so for your better understanding. Okay, so now what happens कि guild restrictions जो थे, group restrictions थे कि आप यहाँ पे limited है, उनको हटा दिया गया. ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम थे, उनको रिमूव किया गया. और उसी के साथ साथ हम देखते हैं एक न्यू सेंस ऑफ फ्रीडम जो है उसका इमर्जेंस होने लगा. अब क्या हुआ कि ये जो यूनिफॉर्म लॉज थे, स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स थे, कॉमन करेंसी था, इसके कारण क्या हुआ कि बहुत ही हाई स्केल पे मूवमेंट होने लगा, एक्सचेंज होने लगा गुड्स एंड सर्विसेज का एक एरिया से दूसरे एरिया में. और हम देखते हैं एज अ रिजल्ट क्या होता है कि जो लोकल पॉपुलेशन है फ्रेंच पीपल की, वो मिक्स होने लगे. ठीक है, वो मिक्स होने लगे. क्यों? क्योंकि जो लोकल पॉपुलेशन थे फ्रेंच लोगों की, वो हैप्पी भी थे, बट एट द सेम टाइम सम वर बिकम हॉस्टाइल. क्यों हॉस्टाइल हो गए? क्योंकि नेपोलियन, कोई भी किंग का जब भी हिस्ट्री उठा के देखेगा, उसको दो काम होता था, अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करो, ज्यादा से ज्यादा पावर को हासिल करो. तो जब ये काम करेगा, दूसरे की टेरिटरी पे जाके अटैक करके उनके किंग को हटा के खुद राज करेगा, तो वहां के जो लोग होंगे वो लोग तो एक टाइम पे ऐसा आएगा ना कि वो लोग अगेंस्ट होने लगेंगे, वो हॉस्टाइल होने लगेंगे, वो एनिमिटी एक क्रिएट हो जाएगी उनमें. तो सेम सिचुएशन यहाँ पे भी होने लगी. ठीक है, अब ये मैंने यहाँ तक आज आपका सेक्शन 1 जो है वो मैंने कंप्लीट किया है. ओके, आई विल बी टेकिंग दिस चैप्टर इन द सेक्शंस, बट if you guys have still any doubt, you can please comment in the comment section. But till the time, as I say in my every video lecture, ki these are just explanations and it's mandatory to have a thorough reading of the chapter. So with this I end today's class. Thank you so much guys for watching my video till the end, and please read the chapter for the better understanding. And if you guys are still facing any doubt, problem, feel free to contact me. Thank you.